क्या होती है तुलनात्मक आलोचना? आखिर यह इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? इस आलोचना पद्धति की शुरुआत कब हुई? हिंदी में कौन कौन से आलोचक हैं जिन्होंने इस पद्धति को अपनाया? तुलनात्मक आलोचना की विशेषता क्या क्या है तथा इस आलोचना पद्धति की खामियां क्या क्या हैं? इन सारे प्रश्नों का उत्तर आपको इस छोटे से वीडियो में मिलने वाला है। पर उसके पहले यदि आपने इन तीनों वीडियोस को नहीं देखा है तो इसे जरूर देख लें ताकि आलोचना को समझने में आपको आसानी हो। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर हम तुलनात्मक आलोचना कहेंगे किसको तथा इसकी परिभाषा क्या हो सकती है। आप में से अधिकांश लोगों ने इसके नाम से अनुमान लगा लिया होगा कि तुलनात्मक आलोचना में दो विभिन्न रचनाओं की तुलना की जाती है। तुलनात्मक आलोचना पर थोड़ी और गहराई से विचार करें तो हम पाएंगे कि तुलना किसी भी तरह से हो सकती है। कई बार दो विभिन्न कवियों की तुलना की जाती है तो कई बार दो विभिन्न रचनाओं की। ये आवश्यक नहीं कि जिन दो कवियों या रचनाओं की तुलना की जा रही हो वे एक ही काल, एक ही देश तथा एक ही भाषा के हों। शेक्सपियर को पश्चिम का कालिदास कहना तथा प्रेमचंद को भारत का मैक्सिम गोर्की कहना भी एक प्रकार की तुलनात्मक आलोचना ही है। अतः हम कह सकते हैं कि भाषा, लेखन शैली, प्रभाव, विचारधारा या भाव आदि के आधार पर जब दो या अधिक कवियों या रचनाओं का तुलनात्मक अध्ययन करके उनका मूल्यांकन किया जाता है तो उस आलोचना पद्धति को तुलनात्मक आलोचना की संज्ञा दी जाती है। अब विचार करते हैं कि तुलनात्मक आलोचना पद्धति का शुभारंभ कब हुआ। अगर हम गंभीरता से अवलोकन करें तो पाएंगे कि मानव में जब बुद्धि का विकास शुरू होता है तब से ही वह आलोचना और तुलना दोनों करना सीख जाता है। हमारे समाज में छोटे बच्चों से अक्सर यह सवाल पूछा जाता है कि तुम्हें कौन अधिक प्रेम करता है, माता या पिता, तथा बच्चा अपनी तुलनात्मक बुद्धि का उपयोग करके किसी एक का नाम लेता है। कहने का तात्पर्य है कि तुलना और आलोचना दोनों एक दूसरे से गहराई से संबद्ध हैं तथा मनुष्य बाल्यावस्था से ही तुलनात्मक आलोचना करना सीख जाता है। पर प्रश्न यह उठता है कि साहित्य में इस पद्धति का आगमन कब हुआ। वैसे तो हिंदी साहित्य में पद्मसिंह शर्मा को इस पद्धति का जनक कहा जाता है, परंतु संस्कृत साहित्य में भी हमें तुलनात्मक आलोचना के बीज देखने को मिलते हैं। जब कहा जाता है उपमा कालिदासस्य भारवे रथ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे सन्ति त्रयो गुणा, या फिर तावद् भा भारवेर भाति यावन माघस्य नोदयः उदिते नैषधे काव्ये क्व माघः क्व च भारवी। इसी प्रकार भक्तिकालीन कवियों की तुलना करते हुए भी एक दोहा कहा गया, सूर सूर तुलसी शशि उड़गन केशव दास अब के कवि खद्योत सम जहाँ तहाँ करत प्रकाश। इसी प्रकार का एक और दोहा याद आता है कि तुलसी गंग दुओ भय सुकविन को सरदार जिनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार। कहने का तात्पर्य है कि कवियों की तुलनाएं तो हर काल में हो रही थीं, अतः किसी एक बिंदु से हम तुलनात्मक अध्ययन का आरंभ नहीं मान सकते। परंतु दूसरी बात यह भी है कि इन तुलनाओं का कोई शास्त्रीय आधार नहीं था, अतः हम उन्हें तुलनात्मक आलोचना की संज्ञा नहीं दे सकते। पहली बार यदि शास्त्रीय पद्धति से तुलनात्मक आलोचना हिंदी साहित्य में देखने को मिली तो वह थी पद्मसिंह शर्मा की आलोचना बिहारी और शादी। 1907 ईस्वी में सरस्वती में प्रकाशित यह आलोचना दो विभिन्न भाषाओं के कवियों की तुलना करती है। बिहारी लाल को तो आप सब जानते ही होंगे और शादी फारसी के एक सुप्रसिद्ध कवि थे। इसके बाद 1910 ईस्वी में एक और महत्वपूर्ण पुस्तक आई जिसने तुलनात्मक आलोचना को और अधिक समृद्ध करने का काम किया। यह पुस्तक थी मिश्र बंधुओं द्वारा रचित हिंदी नवरत्न। जैसा कि नाम से ही ज्ञात होता है कि इसमें हिंदी के 9 श्रेष्ठ कवियों की चर्चा की गई है। वैसे तो इसमें 9 के स्थान पर 10 कवि हैं, लेकिन फिर भी इतने बड़े कवि समुदाय से केवल 10 कवियों को श्रेष्ठ घोषित करना अन्य के साथ अन्याय ही होगा। साथ ही उन्होंने महाकवि देव को तुलसी और सूर के बाद तीसरे स्थान पर रखा तथा कविवर बिहारी लाल को चौथे स्थान पर, और यहीं से हिंदी साहित्य में एक विवाद का सृजन हुआ। फिर 1918 ईस्वी में पद्मसिंह शर्मा ने एक और पुस्तक लिखी, बिहारी सतसई तुलनात्मक अध्ययन। इस पुस्तक में बिहारी लाल को देव से श्रेष्ठ बताया गया। इसके बाद कृष्ण बिहारी मिश्र ने देव और बिहारी नामक एक और पुस्तक की रचना कर डाली जिसमें पुनः देव की श्रेष्ठता पर बल दिया गया। इसी क्रम में आगे लाला भगवान दीन ने भी बिहारी और देव नामक पुस्तक लिख डाली जिसमें उन्होंने बिहारी को देव से श्रेष्ठ बताया। इस प्रकार बिहारी और देव को लेकर के एक अच्छा खासा विवाद हिंदी साहित्य में खड़ा हो गया। तुलनात्मक समीक्षा के क्षेत्र में शची रानी गुरटू की पुस्तक साहित्य दर्शन भी उल्लेखनीय है। इस पुस्तक में उन्होंने भारतीय साहित्यकारों की तुलना विश्व के अन्य कवियों से की है। कालिदास और शेक्सपियर, तुलसी और मिल्टन,
टैगोर और टॉल्स्टॉय, प्रेमचंद और गोर्की, प्रसाद और गेटे, आचार्य शुक्ल और मैथ्यू आर्नल्ड, पंत और शैली आदि के तुलनात्मक अध्ययन हेतु उन्होंने व्याख्यात्मक शैली अपनाई। तुलनात्मक आलोचना की विशेषताओं की बात करें तो इसके माध्यम से आलोचक एक साथ दो साहित्यकारों या रचनाकारों का मूल्यांकन कर सकता है। इस प्रकार की आलोचना विभिन्न भाषाओं के कवियों के दृष्टिकोण के अध्ययन के लिए भी सहायक होती है तथा इस प्रकार की आलोचना यदि शास्त्रीय कसौटी पर पूरी तटस्थता के साथ की जाए तो अच्छे कवियों को समुचित स्थान दिलाया जा सकता है। इसके साथ ही यदि कोई आलोचक तुलनात्मक समीक्षा करना चाहता है तो उसमें कुछ गुण अवश्य होने चाहिए। पहला, वह जिन दो रचनाओं या साहित्यकारों या भाषाओं की तुलना कर रहा है उसका उसे गहरा ज्ञान होना चाहिए। दूसरा प्रमुख गुण है शास्त्रीय मानदंडों का ज्ञान, क्योंकि बिना शास्त्रीय मानदंडों के तुलनात्मक आलोचना आधार विहीन हो जाएगी। यदि आपको लग रहा होगा कि यह शास्त्रीय मानदंड कौन सी बला है तो आप ये वाला वीडियो जरूर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तुलनात्मक आलोचना के लिए आलोचक में एक और महत्वपूर्ण गुण होना चाहिए जो है तटस्थता। आलोचक को किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर या किसी एक पक्ष की और अत्यधिक सहृदय होकर आलोचना नहीं करनी चाहिए। उसे केवल शास्त्रीय आधार पर तर्क के साथ तुलनात्मक अध्ययन करना चाहिए। अब अंत में तुलनात्मक आलोचना की कुछ खामियों की ओर भी हमें ध्यान देना चाहिए। तुलनात्मक आलोचना की एक बहुत बड़ी कमी है कि वह कई बार विवाद को उत्पन्न कर देता है। देव और बिहारी वाला मामला तो हमारे सामने है ही। कोई भी व्यक्ति पूर्णतः तटस्थ हो यह बहुत मुश्किल है और यही कारण है कि अक्सर तुलनात्मक आलोचना में कवियों के साथ पूर्णतया न्याय नहीं हो पाता। तुलनात्मक आलोचना के लिए आलोचक का अध्ययन बहुत गहरा होना आवश्यक है। यदि दोनों पक्षों को बिना गहराई से पढ़े कोई आलोचक तुलना करेगा तो रचना या रचनाकार के सभी पहलुओं को नहीं छू पाएगा। कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि तुलनात्मक आलोचना आलोचना का कोई एक विशेष प्रकार नहीं बल्कि आलोचना का एक अंग मात्र है। हम किसी भी आलोचना पद्धति में तुलनात्मक आलोचना का उपयोग कर सकते हैं। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि यदि तुलनात्मक आलोचना पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर सभी शास्त्रीय मानदंडों और पूर्ण तटस्थता के साथ की जाए तो साहित्य के लिए यह बहुत ही उपयोगी साबित हो सकती है। इसके साथ ही अब आप बाईं वाली वीडियो पर क्लिक करके शास्त्रीय या सैद्धांतिक आलोचना के विषय में जान सकते हैं तथा आलोचना से संबंधित अन्य वीडियो हेतु आप दाईं वाली प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द नए वीडियो में।